Assalamualaikum dear students. How are you? I hope you are fine. एक मिनट पहले मैं देख लीजिए। Hello. Assalamualaikum. Dear students, I am Professor महमूद अहमद. हमारा जो आज का टॉपिक है, हम एमडी कैट पे लेक्चर दे रहे हैं सेल बायोलॉजी के ऊपर. तो हमारा आज लेक्चर 5 है. आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं. और इस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए. तो आप हमारे लेक्चर के साथ रहिएगा. चलिए आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं. जी, आई एम प्रोफेसर महमूद अहमद, एमडी कैट सेल बायोलॉजी लेक्चर 5. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, इसको देखें भी डिस्कस करते हैं. जी, कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला एमसीक्यूज है, मैं यहाँ पे बल्कि ना स्पॉटलाइट से आपसे डिस्कस करूंगा. जी, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. इसमें देखिए ऑप्शन सीलिया है, बेसल बॉडी है, फ्लैजेला. आपको पता है कि ये फ्लैजेला, बेसल बॉडी, सीलिया के अलावा यहाँ पे ना माइक्रोफिलामेंट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि तमाम ऑर्गेनेली जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल से इवॉल्व हुए बने हैं. तो इसलिए इनका जो जी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द सीड जर्मिनेशन. आपको पता है कि ग्लाइऑक्सिजोम ऐसे सीड के अंदर होता है जिसके अंदर लिपिड की मिकदार ज्यादा होती है, ये थोड़े टाइम के लिए आता है, और ये सीडलिंग के अंदर स्टोर्ड फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ताकि उस सीडलिंग को एनर्जी मिले और वो ग्रो करे. और आपको ये भी पता है तीसरे एमसीक्यूज में कि ग्लाइऑक्सिजोम आर मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग. देखिए जो पैरोक्सिसोम है वो तो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में आता है, लेकिन जो ग्लाइऑक्सिजोम है ये सिर्फ प्लांट सीडलिंग के अंदर होता है. और ये होता भी उन प्लांट सीडलिंग के अंदर है जो जिन्होंने जर्मिनेट करना होता है, जिनके अंदर लिपिड की मिकदार ज्यादा होती है. ये उस लिपिड को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ताकि जो है प्लांट को एनर्जी मिल सके. तो ये जो तीसरा एमसीक्यूज है ग्लाइऑक्सिजोम, इसका ऑप्शन प्लांट सीडलिंग है. अगर हम 4 देखें, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन. आपको ये तो पता है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है यही प्रोटीन को सिक्रीशन करवाता है, यही प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है. तो ये हमारे एमसीक्यूज हैं. इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं हम. अगर आप यहाँ पे देखें, सेंट्रियोल डू नॉट प्ले अ रोल इन द, देखिए सेंट्रियोल सीलिया फॉर्मेशन में, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, सेल फोल्डिंग में रोल प्ले करता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सेंट्रियोल का कोई रोल नहीं है. उसके बाद अगर आप देखें, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सिस्टर्नी. आपको ये तो पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम भी होते हैं, और ये प्रोटीन भी बनाते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टी है, ना कि सिस्टर्नी. बच्चे अक्सर मिक्स कर जाते हैं क्रिस्टी और सिस्टर्नी को. तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं है, क्रिस्टी का स्ट्रक्चर है, ये सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेल विद द हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर एज कंपेयर टू अदर. ये तो आप जानते हैं कि सेल एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है. अगर अभी ये सेल है तो बाद में हो सकता है इसके साथ स्पर्म मिले, या जाइगोट बन जाए, जाइगोट के बाद ये एम्ब्रियो बन जाए, एम्ब्रियो के बाद इसके अंदर फर्दर डिवीजन हो, तो इसका मतलब है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है. तो ऐसे सेल जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है उनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स ज्यादा होते हैं. कम से कम एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर 30,000 होंगे. जबकि जो दूसरे सेल है, एरिथ्रोसाइट्स हो गए, न्यूरॉन सेल हो गए, कॉन्ड्रोसाइट्स हो गए. अगर मैं एरिथ्रोसाइट्स की बात करूं तो ये डिफरेंशिएटेड सेल है, इसके अंदर जो पोर्स होंगे 3 से 4 होंगे, जबकि एक्स सेल के अंदर कम से कम 30,000 पोर होंगे, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है. इसके बाद अगर हम एमसीक्यूज 8 की बात करें, ऑर्गेनेली वेयर द एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिक फूड इज ट्रांसफॉर्म इनटू एटीपी. इसका तो ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया होगा. ये आप भी समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल ये होता है कि वो ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसफॉर्म करता है एटीपी के अंदर. जब एटीपी बनती है तो सेल उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है. अगर हम नेक्स्ट देखें, द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन द सेल,
ये तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कौन सा है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें एक सेल के अंदर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो डायरेक्ट कौन सा होगा? न्यूक्लियस होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज विजिबल इन डिवाइडिंग सेल। आपको पता है कि जब सेल की डिवीजन होती है तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होता है क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमोसोम वाइज स्ट्रक्चर है कि जब सेल की डिवीजन होती है ये विजिबल होता है। उसके बाद अगर आप देखें इन द मसल सेल के अंदर आपको पता है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात याद रखिएगा, मसल सेल के अंदर या न्यूरॉन सेल के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज ये जो 12 है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आता है। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पॉलीसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। उसके बाद 13 है इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब कोई भी फूड मटेरियल आके टच होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग करती है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, और वो फूड वैक्यूल सेल के अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें कि अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉमनली फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वो पैरोक्सिसोम है। हमने देखे, अगर आपको याद हो, लाइसोसोम के बाद हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, पैरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, जबकि पैरोक्सिसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। तो ये आपने नोट करना है लाजमी, क्योंकि सेल वॉल, ग्लाइऑक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट में होते हैं। जो वाहिद पैरोक्सिसोम है ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है पैरोक्सिसोम। उसके बाद अगर हम देखें कि ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन आल प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जाहिर सी बात है, राइबोसोम वो वाहिद ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो राइबोसोम होते हैं इनका साइज छोटा होता है 70s, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम का साइज बड़ा होता है 80s पार्टिकल। इस तरह अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया हैव नो रोल इन ग्लाइकोलाइसिस। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो पायरुविक एसिड फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है, उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल भी नहीं होता। अगर हम नेक्स्ट देखें 17 एमसीक्यूज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज रोल इन द फॉलोइंग। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिपिड मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ शेप, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, इसमें रोल होता है, लेकिन सिंथेसिस ऑफ एटीपी में नहीं होता। इसके बाद अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। अगर आप देखें कि क्रोमोसोम फ्रॉग के अंदर 26 होते हैं, चिंपैंजी के अंदर 48 होते हैं, ऑनियन सेल के अंदर 16 होते हैं, पोटैटो सेल के अंदर 48 होते हैं, गार्डन पी के अंदर 14 होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है, इससे आपके एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, देखिए सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स आर पिंच्ड ऑफ एट द मैच्योरिंग फेज। आपको पता है कि गोल्गी apparatus में दो फेज होते हैं, एक फार्मिंग फेज होता है, एक मैच्योरिंग फेज होता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन बनती है तो वो डायरेक्ट जाती है गोल्गी apparatus के पास। तो जब वो गोल्गी apparatus के पास जाती है तो गोल्गी apparatus का जो फेस होता है वो कन्वेक्स साइड वाला होता है, उसको हम फार्मिंग फेज भी कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा फेज होता है गोल्गी apparatus का, जो कनकेव साइड होता है, उसको हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके ये पे कवर हो जाएंगे। जो कन्वेक्स साइड होगी वो फार्मिंग फेज होगा, और जो कनकेव साइड होगा वो ट्रांस फेज होगा, उसको मैच्योरिंग फेज भी कहेंगे। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लाइऑक्सिसोम ऐसे सीड के अंदर आता है जिनके अंदर लिपिड की मिकदार ज्यादा होती है। जो सीड को जर्मिनेट करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये थोड़े टाइम के लिए आता है। लाइसोसोम का क्या काम है? लाइसोसोम प्रोटेक्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। लाइसोसोम के अंदर क्योंकि एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिस्टा,
आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन है, जब वो बर्स्ट होती है तो उसके अंदर से 9 ब्लैक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। और ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? लिपोप्रोटीन से। किस चीज़ से? लिपोप्रोटीन से। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवली ग्रोइंग सेल प्रोड्यूस 10,000 राइबोसोम पर मिनट। यानी कि अगर आप एक आम सेल देखें जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होता है, उसको प्रोटीन की भी जरूरत होती है। तो प्रोटीन की जरूरत के लिए राइबोसोम की जरूरत होती है। तो एक्टिवली ग्रोइंग सेल के अंदर कम से कम 1 मिनट के अंदर 10,000 राइबोसोम बनते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजेला 5 to 20 टाइम्स लॉन्गर देन सीलिया। उसके बाद आपको पता है, यहाँ पे एक बात उसने लिखी हुई है कि माइक्रोफिलामेंट के हवाले से उसने बात लिखी हुई है। आप देखें, कहता है माइक्रोफिलामेंट सपोर्ट द माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको ये तो पता है कि जब हम लोग खुराक खाते हैं सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी में आती है। ओरल कैविटी के बाद ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट पार्ट डाइजेस्ट होता है, फिर वो स्टमक में आती है, वहाँ प्रोटीन पार्ट डाइजेस्ट होता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में आती है, जहाँ पर लिपिड की इमल्सिफिकेशन होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तीनों पार्ट डाइजेस्ट होते हैं। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन भी आती है, लीवर से सिक्रीशन भी आती है। जब पूरी खुराक डाइजेस्ट होती है तो खुराक को अब असिमिलेट होना होता है, जुज़्व बदन बनना होता है, ब्लड के अंदर आना होता है। तब वहाँ पे खुराक के एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर स्ट्रक्चर होता है फिंगर लेग, जिसको हम कहते हैं विलाई। विलाई के ऊपर जो छोटे-छोटे स्ट्रक्चर है उनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि खुराक के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। तो ये जो माइक्रोविलाई है, ये माइक्रोफिलामेंट से मिलके बने हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एंजाइम होते हैं रेस्पिरेटरी चेन में और एटीपी सिंथेज। ये एंजाइम है रेस्पिरेटरी चेन और एटीपी सिंथेज। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम। ये बात आपने याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक ऑर्गेनेल है, इसलिए इसके अंदर जो डीएनए होगा, राइबोसोम होगा, वो यूकैरियोटिक सेल वाले नहीं होंगे, बल्कि इसके अंदर राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए वो होंगे जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज आपने अच्छे तरीके से इसकी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि एक लिवर सेल के अंदर अगर हम देखें लिवर सेल के अंदर 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको लाजमी देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाए हैं, इसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पॉम्पी डिजीज की बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें पॉम्पी डिजीज, आपको पता है कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ह्यूमन सेल के अंदर जो लीवर होता है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है टूट के ग्लूकोज के अंदर। इसको कौन कन्वर्ट करता है? लाइसोसोम में मौजूद लाइसोसोमल एंजाइम। लेकिन अगर लाइसोसोम में किसी म्यूटेशन की वजह से वो लाइसोसोम एंजाइम मौजूद ना हो तो लाइसोसोमल डिसऑर्डर होता है और उसमें डिजीज काज होती है, जैसे कि पॉम्पी डिजीज। इस डिजीज को हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 भी बोलते हैं। और ये जो डिजीज है, ये इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो लीवर है और मसल है उसके अंदर ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ जाता है। इस तरह एक और डिजीज है लाइसोसोमल डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि लाइसोसोम में जो एंजाइम है वो लिपिड की ब्रेक डाउन करता है। लेकिन अगर वो एंजाइम ना हो, लाइसोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है कि ब्रेन सेल्स के अंदर लिपिड की मिकदार बढ़ जाती है और लिपिड की मिकदार ज्यादा होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। इसको हम सैक डिजीज भी बोलते हैं। उसके बाद एमसीक्यू 10 बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया है कि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई प्रोटीन बनती है या कोई एंजाइम बनता है तो वो मॉडिफाई होने के लिए गोल्जी ऑपरेटर्स के पास जाता है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स का जो पहला पहला हिस्सा होता है जिसको हम कन्वेक्स साइड कहते हैं, जिसको हम फार्मिंग फेज कहते हैं, उसको हम सिस फेज भी कहते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट फेज है जिसको हम कनकेव साइड कहते हैं, वो बेटा उसके बाद ये तो शीर्ष फेज होता है ना जिसको हम फार्मिंग फेज कहते हैं, ये कन्वेक्स होता है। और जो दूसरा फेज होता है वो कनकेव साइड होता है, उसको हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं, जहाँ से वेसिकल निकलकर आगे जाता है। तो दूसरा फेज इसका ट्रांसफेज होगा, उसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं, जो रिसीव करता है और शिप करता है डिपार्टमेंट ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स। उसके बाद आपको पता है जितनी भी सिक्रेटरी प्रोटीन है वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है, यानी कि ऐसी प्रोटीन जिन्होंने सेल से बाहर जाना हो वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती है। उसके बाद अगर आप देखें राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन न्यूक्लियोलस। ये तो आपको पता है जितने भी राइबोसोम है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं और राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए भी मौजूद होता है।
Which component of the cell is concerned with the cell secretion? आपको पता है गोल्गी apparatus, ये MCQs लाजमी इसमें आता है कि गोल्गी apparatus का ताल्लुक होता है सेल सिक्रीशन के अंदर। Which of the following is the site of oxidative phosphorylation in the mitochondria? उसमें आप एग्जांपल देंगे क्रिस्टी, क्योंकि क्रिस्टी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग, इसका डी ऑप्शन होगा। उसके बाद साइक्लोसिस और अमीबाइड मूवमेंट, आपको पता है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मूव करता है, ऐसी मूवमेंट को हम साइक्लोसिस और अमीबाइड मूवमेंट कहते हैं, और ये मूवमेंट माइक्रोफिलामेंट करवाता है। लाइसोसोम फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, आपको पता है, और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं, एसिड फास्फेटेज भी होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन में काम आते हैं। थैंक यू बेटा। हमारा आज का टॉपिक था एमडी कैट के ऊपर। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आए तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी क्लास 9 से लेकर 10 बजे तक मैं ऑनलाइन होता हूँ जूम क्लाउड मीटिंग के ऊपर। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी तो वो ले सकता है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर डिस्कस